बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग अपने कीमती और व्यस्त समय में से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं बातचीत करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ में काम करता रहा हूँ। अभी छत्तीसगढ़ की खबरें आप लोग अखबारों में और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वो 31 मार्च 2026 तक माओवाद को इस देश से खत्म कर देंगे और उस योजना के तहत अभी छत्तीसगढ़ में रोज एक ना एक मुठभेड़ की खबर अखबार में आ रही है और उसमें कभी 15, 17, 30 इस तरीके से लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। लगातार वहां लोगों की हत्या हो रही है और एक नैरेटिव ये आता है सरकार की तरफ से कि हम इन लोगों को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन्होंने हथियार उठाए और इन्होंने हिंसक आंदोलन शुरू किया, इसलिए उसको हिंसा के जरिए ही दबाया जा सकता है। और ये क्योंकि विकास को रोक रहे हैं इसलिए इनका खात्मा जरूरी है। मेरी जो आज की बातचीत होगी वो इस बात को साबित करने के लिए होगी कि क्या अगर माओवादी वहां नहीं होते और वहां उन्होंने सशस्त्र रेजिस्टेंस नहीं किया होता तो क्या, और अगर वो लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते, इंसाफ की, बराबरी की, समानता की, तो क्या होता, वो मैं आपको अपने पर्सनल उदाहरण से आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। उसी इलाके में, जिस इलाके में ये लोग मारे गए हैं, उस इलाके में मैंने 18 साल गुजारे हैं और वहां मेरे साथ क्या हुआ, उस सम एक्सपीरियंस से हम ये इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सरकार सिर्फ सशस्त्र आंदोलन को इस तरह की हिंसा से कुचलती है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचारधारा अगर न्याय की, बराबरी की बात करती है तो ये सरकार उसको भी उसी तरह कुचलती है। इस बात को आज हम परीक्षण करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। मेरा जन्म एक गांधीवादी परिवार में हुआ। मेरे ताऊ पंडित ब्रह्मप्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर के एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे घर पर नेहरू आए, चरण सिंह खूब आए, इंदिरा जी आई, लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे और चंद्रशेखर खूब आते थे। 5 प्रधानमंत्री एक सोफे पर बैठ चुके हैं। उसके बाद मेरे पिताजी और उससे भी पहले मेरे परदादा बिहारी लाल शर्मा महर्षि दयानंद को लेकर उत्तर प्रदेश गए थे और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना मेरे परदादा ने की थी। उत्तर प्रदेश का जो आर्य समाज का भवन है राजधानी लखनऊ में, उसमें सबसे ऊपर महामंत्री के रूप में मेरे परदादा का नाम लिखा है, पंडित बिहारी लाल शर्मा। मुजफ्फरनगर का जो कोर्ट है वो मेरे ताऊ जी के नाम पर बना हुआ है। उसके बाद मेरे पिताजी ने 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और फरार हो गए। फिर गांधी जी को खत लिखा, गांधी जी ने मेरे पिताजी को अपने आश्रम में बुला लिया। मेरे पिताजी सेवाग्राम में रहे गांधी जी के साथ।
और जो नई तालीम का गांधी जी का कार्यक्रम था उसमें वो जुड़े। और फिर विनोबा भावे का भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ, उसमें मेरे पिताजी मुख्य कार्यकर्ताओं में से थे। और जो पहला ग्रामदान हुआ जिसमें पूरे गांव के लोगों ने अपनी जमीन दे दी, यूपी में मगरौट में, मेरे पिताजी मेरी मां को शादी के बाद उस गांव में ले गए थे, क्योंकि विनोबा भावे ने कहा कि इस गांव में अब आप पुनर्निर्माण करिए, सामूहिक खेती का प्रयोग कराइए, शराब बंदी, अदालत बंदी, थाना बंदी। तो मेरे माता और पिता ने उस गांव में रहकर फिर सेवा काम किया मगरौट यूपी में। उसके उस गांव के ऊपर पीएचडी हो चुकी है, किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो मैं उस परंपरा से आता हूं, गांधीवादी सेवा की परंपरा से। और हमने अपने पिताजी और उनके साथियों से सुना कि महात्मा गांधी कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए, वरना हमारा लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो हमने ये फैसला किया कि हम गांव में जाके काम करेंगे। अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ चले गए और हमने वहां एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। और वहां के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ हमने दोस्ती की। और हमने देखा कि वो लोग बीमार बहुत हैं, तो हमने उनके स्वास्थ्य का काम शुरू किया। मलेरिया पर, डायरिया, डिसेंट्री, स्किन डिजीजेस, उसकी हम दवाएं देना शुरू किया हमने। फिर जो उनके एंटाइटलमेंट्स होते हैं कि उनको राशन दुकान से कितना राशन मिलना चाहिए, उनको आंगनबाड़ी में कितना पोषण आहार, किशोरी लड़कियों को, गर्भवती माताओं को, या जो बच्चों को दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको कितना पोषण आहार मिलना चाहिए आंगनबाड़ी से, वो सारे एंटाइटलमेंट्स उनको समझाने शुरू किए। उसके चारों तरफ लोगों को संगठित करना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना शुरू किया। और उसको देखकर सरकार के जो अधिकारी थे वो बहुत खुश होते थे कि जिन गांवों में और जिस इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जाकर काम नहीं करना चाहता, वहां दिल्ली से आकर एक पति पत्नी गांव में काम कर रहे हैं, तो कलेक्टर, एसपी, जज, मिनिस्टर, सब लोग बहुत खुश होते थे और हमारे यहां आकर बैठते थे। और वहां 16 एकड़ में हमारा आश्रम, गांधीवादी रचनात्मक कामों का आश्रम, कोई धार्मिक आश्रम नहीं, वो बनना शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग हॉल्स, एकोमोडेशन, उनकी डॉर्मेट्रीज और ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर्स, ये सब बने 16 एकड़ में। और हम लोग उनके हेल्थ पर, कम्युनिटी हेल्थ पर हमारा बड़ा जबरदस्त काम हुआ। हमने वहां आदिवासी बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, जो बच्चे जन्म के समय मर जाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, IMR, वो हम 0 पर ले आए। एक भी बच्चा हमने मरना बंद करवा दिया। जो मदर मोर्टेलिटी रेट है, जो माएँ जचगी के दौरान मर जाती हैं बच्चा पैदा करते समय, उसको हम लोग 0 पर ले आए। हर डिलीवरी हॉस्पिटल में होने लगी, हर आदिवासी औरत की। हमारे 1000 का स्टाफ था। और हम लोग वाटरशेड पर हमने बहुत जबरदस्त काम किया। हमारे यहाँ की आदिवासी महिलाओं ने सीमेंट के खाली बोरों में रेत भरकर बरसाती नदियों को रोक कर, पानी रोककर, 0 बजट में, कोई पैसा नहीं, 0 बजट में डैम बनाए, पानी रोका और खेती बाड़ी शुरू की, सब्जी उगाना शुरू किया। तो जो महिलाएं लकड़ी काटकर बेचकर अपना परिवार चलाने को मजबूर थी या शराब बनाकर बेचने को मजबूर थी, उसकी बजाय उनको दूसरे आय के साधन, उनकी आजीविका पर काम, इस तरह का हम सेवा का काम वहां कर रहे थे। और सरकार बड़ी खुश थी हमसे। तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते थे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट है, सब हमको अपनी एडवाइजरी बोर्ड में रखते थे। मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया गया। मैं जज के साथ बैठकर, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठकर डायस पर समझौते के मुकदमे सुनता था संडे के रोज।
और हम लोग लोक अदालत लगाते थे। इसके अलावा हम लोग कंज्यूमर कोर्ट का मुझे जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की संस्था नालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, उसके हम लोग मेंबर बन गए। और जज आकर हमें गांव में लेकर जाते थे कि चलिए हमारे साथ चलकर आदिवासियों को समझाइए कि अगर उनके साथ अन्याय हो तो अपनी गरीबी को न्याय प्राप्ति में बाधा नहीं बनने दें, वो अदालत आए, उनको फ्री वकील मिलेगा नालसा की तरफ से। ये सब हम समझाते थे और सारे ये अधिकारी वगैरह आते थे। और सरकार ने कहा हमारा वीडियो काम नहीं करता तो आप हमारा वाटरशेड प्रोग्राम चलाइए, और हमें करोड़ों रुपया का ग्रांट और दुनिया भर की संस्थाएं आकर हमको मदद देती थी। आप शिक्षा पर काम करो, आप स्वास्थ्य पर काम करो, आप तो 1000 का स्टाफ हो गया और बहुत बड़ी संस्था हो गई। लेकिन उसी वक्त एक टर्न फिर हमको लेना पड़ा, और वो टर्न क्या था कि जब हम ये सब कर रहे थे उसी समय देश में एक और प्रोसेस चल रहा था। मैं और मेरी पत्नी 92 में गए छत्तीसगढ़, और 91 में एक और प्रोसेस शुरू हो गया था देश में, और वो था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का। और उसमें क्या हो रहा था, अमीर देशों की पूंजी गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, वो लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ दौड़ रही थी। वहां पर एक्टिविस्टों की हत्याएं, आदिवासी नेताओं की हत्याएं, कई प्रधानमंत्रियों को पद से गिरा देना, उनकी सरकार गिरा देना, कूप करा देना, हत्याएं करवा देना पॉलिटिकल लीडर्स की, ये सारे काम वो पूंजी करवा रही थी। अफ्रीका में जाकर वो कबीलों के बीच लड़ाई करना, कब्जा करना मिनरल्स पर, ये सारा काम कर रही थी। और वही पूंजी भारत में, दक्षिण एशिया में भी आ रही थी, और वो आ रही थी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही थी वो पूंजी। और ये प्रोसेस होते होते 2004 आ गया। तो 2004 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर था। इन्होंने 100 कंपनियों के साथ मुआहदे किए, और आप जानते हैं कि मुआहदे होने के बाद कंपनियां अपने शेयर इशू कर देती हैं, और उन शेयर्स में दुनिया भर के पूंजीपति अपना पैसा लगा देते हैं। और ये जो पूंजीपति हैं ये इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की सरकारें इनके लिए काम करती हैं, और दुनिया भर में जो भी युद्ध होते हैं वो इन्हीं पूंजीपतियों के हुक्म से होते हैं कि अब दुनिया में कहां हमको तेल पर कब्जा करना है, कहां हमको खनिजों पर कब्जा करना है, वहां सेनाएं जाती हैं। और हमको बताया जाता है कि यहां तो मुसलमान बड़े बदमाश हो गए हैं, तो मुसलमानों को सुधारना है, तो देश दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का प्रचार किया जाता है, और कि साहब यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो अमेरिका यहाँ डेमोक्रेसी स्थापना करने के लिए अपनी सेनाएं भेज रहा है। ये सब झूठ होता है। सेनाएं जाती हैं पूंजीपतियों के लिए उस इलाके के तेल या खनिजों पर कब्जा करने के लिए। तो एक बार इनका अगर शेयर में पैसा लग गया तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो छत्तीसगढ़ में भी इनके साथ जब मुआहदे हो गए सरकार के, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, सरकार कहती है कि हम नक्सलाइटों को इसलिए मारते हैं क्योंकि नक्सलाइट भारत के संविधान को नहीं मानते। हम सरकार से पूछते हैं आप मानते हो संविधान को? भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, और पेशा कानून के तहत आदिवासी इलाके में सरकार बिना ग्राम सभा की इजाजत के कोई जमीन नहीं ले सकती, कोई माइनिंग शुरू नहीं कर सकती, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकती, किसी तरह की जमीन का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5000 गुंडों को राइफलें दे दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, एसपीओ, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस को जोड़ा, और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि आप ये गांव खाली कराओ।
और इन लोगों ने गांवों पर हमला शुरू किया। आदिवासियों को वहां से हटाकर, गांव खाली कराकर बड़ी कंपनियों को देने के लिए ये जो सेना बनाई गई 5000 लोगों की, और उस पूरी मुहिम को नाम दिया गया सलवा जुलूम। आप लोग चाहें तो गूगल सर्च बाद में कर लीजिएगा। सलवा जुलूम नाम का अभियान 5 जून 2005 को शुरू किया गया। 4 जून को टाटा कंपनी के साथ सिग्नेचर हुए एमओयू पर, और 5 जून को एक दिन बाद सलवा जुलूम नाम का अभियान शुरू हो गया। और उसमें ये फौजें जाती थी, सरकारी फौजें गांव में घर जलाती थी, फसलें जला देती थी, उनके घरों में रखे हुए बर्तन फोड़ देती थी, पानी के स्रोतों में जहर डाल देते थे, हैंडपंप उखाड़ देते थे, तालाब और कुएं में जहर डाल देते थे। लोग इनसे बचने के लिए भागते थे, भागते हुए लोगों पर गोली चलाई जाती थी। बहुत सारे आदिवासियों का कत्ल किया गया। औरतें नहीं भाग पाती थी, बड़े पैमाने पर औरतों के साथ रेप हुए। बच्चे नहीं भाग पाते थे, बच्चों का कत्ल किया पेट पत्थरों पर पटक कर, बुजुर्गों का कत्ल किया। और इस तरीके से एक के बाद एक 650 गांव जला दिए गए, 644। और इस सब में हजारों आदिवासियों का कत्ल हुआ। निर्दोष आदिवासियों को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया। जेलें खचाखच भर गई। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जो सारी दुनिया की जेलों में जा सकता है, उनको छत्तीसगढ़ की जेलों में जाने की इजाजत नहीं थी। जेलों में महिलाओं के साथ भयानक दुर्व्यवहार की ऐसी महिलाएं थीं जो 14 साल, 12 साल, 16 साल की लड़कियां, जिनको रेप करने के बाद जेलों में डाल दिया गया, वो भर गई जेलों से। और मैंने जब ये सब लिखा कि जेलें इस तरह से भरी हुई हैं, तो एक महिला जेलर ने कमेंट किया कि मैंने खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके शरीर पर बिजली से जलाने के निशान हैं, जिनके साथ थाने में बलात्कार भी हुआ और बिजली से जलाया गया। वो महिला जेलर ने लिखा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। और इसके बाद 650 गांव जलाने के बाद 1000 गांवों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर के उन लोगों का बाजार आना बंद करवा दिया, ताकि वो लोग चावल ना खरीद पाए और भूख से मर जाएं। हम लोग यूनिसेफ के साथ काम कर रहे थे। यूनिसेफ के साथ हम बच्चों के लिए काम कर रहे थे। आप जानते हैं यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। यूनिसेफ से हमने कहा कि ये जो 1000 गांव घेर लिए गए हैं, इन गांवों में लाखों बच्चे भी होंगे और वो बच्चे भूख से मर जाएंगे। यूनिसेफ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करे। आप इस इलाके का सर्वे करिए। लेकिन यूनिसेफ की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमने जब बहुत प्रेशराइज किया कि हम पूरी दुनिया में ये बात फैलाएंगे कि आप बच्चों को नहीं बचा रहे हैं, आदिवासी बच्चों को, तो आखिरकार यूनिसेफ ने मजबूरी में हमसे कहा कि ठीक है, एक सर्वे कर लेते हैं, ज्वाइंट सर्वे, और उस सर्वे में पता लगाते हैं कि इस इलाके में कितने बच्चे फंस गए। और इन 1000 गांवों से सरकार ने राशन की दुकान बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, आंगनबाड़ी बंद कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी, फूड रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स थे सब विड्रॉ कर लिए, ताकि आदिवासी भूख से मर जाए। तो हम लोगों ने सर्वे करने के लिए जो टीम बनाई, उसमें हमारे 3 आदिवासी साथी इंद्रावती पार करके नदी के उस पार गए गांव में, ताकि देख सकें कि कितने बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। तो उन हमारे कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें सीआरपीएफ वाले उठा के ले गए। और जब वो लौट के आए हमारे कार्यकर्ता, तो हमारे कार्यकर्ताओं को किडनैप कर दिया सीआरपीएफ ने। मैं दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, मुझे वहीं फोन आया। तो मैंने, हमारे पिताजी की एक दोस्त थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, निर्मला देशपांडे, गांधीवादी थी, उनको कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से सीआरपीएफ ने किडनैप कर लिया। उन्होंने होम मिनिस्टर से बात करी, शिवराज पाटिल से। तो शिवराज पाटिल ने फिर डीजीपी से बात की और हमारे कार्यकर्ताओं को अगले दिन, मुझे ये खबर आ गई थी कि आज रात को सीआरपीएफ आपके कार्यकर्ताओं का मर्डर करके नदी में, इंद्रावती में फेंक देंगे, अभी आपके पास टाइम है कि आप बचा लो उनको। तो होम मिनिस्टर का फोन आया। तो अगले दिन फिर गीदम थाने में मुझे बुलाकर
मेरे तीनों कार्यकर्ताओं को दिया गया, मुझे सौंपा गया। और एक कार्यकर्ता का कान का पर्दा फट चुका था पिटाई से, दूसरे कार्यकर्ता का हाथ टूट चुका था, तीसरे कार्यकर्ता के दांत तोड़ दिए थे। उस हालत में मुझे मेरे कार्यकर्ता वापस दिए गए और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उन्हीं दिनों में मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आई, उसका नाम था सोनिया भास्कर। सोनिया भास्कर को मैंने पढ़ाया था और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई थी। वो मेरे पास लंगड़ाती हुई आई और उसने बताया कि उसके गांव में सीआरपीएफ वाले आए थे और उस लड़की की चोटी में रस्सी बांध के सीआरपीएफ वाले ने अपने पैर में बांधी और उस लड़की को पहले पीटा, वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी की हालत में ही उसको, गांव में बारिश हो रही थी, कीचड़ हो रहा था गलियों में, उन गलियों में, कच्ची गलियों में उसको कीचड़ में लड़की को घसीटते हुए वो लोग ले गए चौराहे पर। और वहां फिर 15 और लोगों को पकड़ा और फिर इन लोगों के हाथ पैर पीछे बांध करके बकरे की तरह मालगाड़ी एक आई, उसको रुकवाकर उसमें फेंक दिया। फिर आगे जहां थाना था उस स्टेशन पर इनको प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। फिर उसको 24 घंटे बंद करके रखा। फिर 24 घंटे बाद भगा दिया। तो वो मेरे पास आई, मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, उस लड़की का वीडियो। और वो वीडियो की सीडी लेकर मैं केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास के पास गया। तो गिरिजा व्यास कहने लगी, अरे मैं तो आपके पिताजी की शिष्य हूं, आपके पिताजी के साथ मैंने गांधी जी के उसमें काम किया है, मैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों को जानती हूं। मैंने उसको वो सीडी दे दी। मैंने सोचा वो कार्रवाई करेगी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा ये हुआ कि जब मैं वापस गया तो कलेक्टर ने उस लड़की को बुलाया, डीसी आप क्या बोलते हैं, डीसी ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि अब तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो नक्सली केस में तुमको जेल में डाल दूंगा। लेकिन इन घटनाओं के बाद यह हुआ कि आदिवासियों को यह लगा कि अगर पुलिस आपको मारे तो आप इनके पास, इस आदमी के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई मारे तो आप पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस मारे तो आप कहां जाएंगे। तो आदिवासियों को लगा कि इनके पास जा सकते हैं, तो मेरे पास आदिवासी आने लगे और हम लोग जो सरकार के साथ मिलकर एक वेलफेयर एनजीओ के रूप में काम कर रहे थे, हम धीरे धीरे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट होने लगे। और तुरंत हमारे पास नोटिस आ गया कि आपका आश्रम इल्लीगल है। जिस आश्रम में कलेक्टर, एसपी, जज आके बैठे रहते थे, मिनिस्टर बैठे रहते थे, जिस आश्रम में हर रोज हजारों लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग चल रही थी, और मैं ऑलरेडी मजिस्ट्रेट था वहां, वो आश्रम को उन्होंने कहा ये इल्लीगल है। और अभी पिछले साल तक वो आश्रम सरकारी रिकॉर्ड में भी हमारी संस्था के नाम चढ़ा रहा है। अभी कुछ महीने पहले उसको कलेक्टर ने अपने नाम कन्वर्ट किया है, अभी लास्ट ईयर तक वो चढ़ा रहा मेरे नाम। तो उसके बाद वो नोटिस आया कि ये इलीगल है। और 2009 में 17 मई 2009 को, लेकिन उसके पीछे भी एक घटना है, वहां एक घटना हुई थी। हम लोगों ने 522 मामले सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए, गांव जलाने के, हत्याओं के, बलात्कार के, किडनैपिंग के 522 ह्यूमन राइट्स के मामले मैंने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए। तो सरकार नाराज हो गई, और सौंपे इसलिए कि मेरा तो ये काम था, मैं तो नालसा का मेंबर था। नालसा तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है और उसका काम ही यह है कि अगर किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो तो उसको अदालत लेकर आना है। यही तो हम जज के साथ काम कर रहे थे। जज गांव-गांव जाके यही तो समझा रहा था कि आपके साथ अन्याय हो तो कोर्ट में आ जाओ, आपको फ्री वकील मिलेगा। हमने यही किया, और तो कुछ किया नहीं हमने तो कोई नक्सलवाद नहीं किया, कोई बंदूक नहीं उठाई। जो सुप्रीम कोर्ट हमसे कह रहा था करने को वही किया मैंने तो। लेकिन सरकार समझती है कि कानून जनता के लिए बने, सरकार के लिए कानून नहीं बने। और सरकार का यह काम है कि वो जनता को गर्दन पकड़ के कोर्ट में पेश कर दे और जनता को सजा दिलवा दे।
लेकिन अगर जनता यही काम कर दे, जनता सरकार की गर्दन पकड़ के कोर्ट में ले जाए तो सरकार नाराज हो जाती है। तो वहां एक घटना हुई, सिंगारम गांव में 19 आदिवासियों को, जिसमें 4 लड़कियां थी, उनसे रेप करके पेट फाड़ दिया चाकू से। उसके बाद 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। वो उनके परिवार के सदस्यों को लेकर मैं हाईकोर्ट चला गया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। उसके बाद फिर 2000 सिपाही, मशीन गन लगी हुई जीपें और जो एंटी लैंड माइन टैंक होते हैं वो, और 2000 सिपाहियों ने हमारा वो आश्रम घेर लिया। और 17 मई 2009 को 4 बुलडोजर लाकर पूरा 18 साल पुराना आश्रम, जिसमें हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, टेलीफोन टावर्स थे गवर्नमेंट के, हैंडपंप्स लगे हुए थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, डॉर्मेट्रीज थी, हजारों लोगों की ट्रेनिंग चलती थी, गवर्नमेंट स्टाफ की ट्रेनिंग चलती थी। उस आश्रम को बुलडोजर चला के पूरा मिट्टी में मिला दिया। 18 साल पर करोड़ों रुपए लगे थे। हमने कोई बात नहीं, लड़ाई है, न्याय के लिए लड़ा जाएगा, कीमत चुकाई जाएगी, कोई बात नहीं। और हम लोग किराए के मकान में चले गए। इसी दौरान हमने और भी सरकार को परेशान करने वाले काम किए। जैसे हमारी एक साथी है नंदिनी सुंदर। नंदिनी सुंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है। वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि सरकार ये जो कर रही है, गांव जला रही है, आदिवासी महिलाओं से रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं बच्चों की, इस पर रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को छत्तीसगढ़ भेजा और वो टीम आई और उसने आदिवासियों से मुलाकात की, उनसे पूछताछ की, उनके जवाब लिए। तो उसमें गांव था नेंड्रा, सुकमा जिले में। नेंड्रा गांव के 4 लड़कियां गायब थी, 10 आदिवासियों का कत्ल हुआ था और नेंड्रा गांव को 3 बार जलाया गया था। ये जो गांव जलाए गए, ये एक बार नहीं जलाए गए थे, 20-20 बार जलाया गया था गांव को। आदिवासी फिर से वापस आकर जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते थे, फिर फौजें आ जाती थी, फिर जला देती थी। टूटे हुए बर्तनों में फिर से वो खाना बनाने की कोशिश करते थे, जंगल से कुछ साग भाजी ला के पका के खाने की कोशिश करते थे, फिर से उनके टूटे हुए बर्तन भी फोड़ देते थे, फिर से उनकी झोपड़ी जो बनाते थे वो पत्तों की फिर जला देते थे। इस तरीके से 20-20 बार हमला हुआ। तो नेंड्रा गांव पर 3 बार हमला हो चुका था, 4 लड़कियां गायब थी और नेंड्रा गांव के लोग, आधे लोग जंगल में छिपे हुए थे, आधे आंध्र प्रदेश भाग गए थे। ये जो 650 गांव जलाए, 7 लाख आदिवासियों को डिस्प्लेस कर दिया गया था, जिसमें से आधे आदिवासी जंगलों में छिप गए थे, आधे के से ज्यादा पड़ोसी राज्यों में चले गए, जिसमें उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, अभी तेलंगाना बन गया है, तो वहां चले गए थे। और हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी चले गए थे उनको ला करके NHRC की टीम के सामने पेश किया, जिन्होंने बताया कि हमारे गांव को 3 बार जलाया है, लड़कियों को उठा के ले गए हैं और ऐसे कत्ल किए हैं हमारे लोगों के। जब वो गांव वाले वापस जा रहे थे तो उनको पुलिस ने रोक लिया और उनको सुबह से शाम तक पीटा कि ये कहो कि तुमको हिमांशु और नंदिनी सुंदर जबरदस्ती लेकर गए थे और तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा था। तो ये एफिडेविट उनसे बनवा भी लिया और अगले दिन सिपाहियों ने जाके नेंड्रा गांव को 4थी बार फिर जला दिया। और जब ये सब चल रहा था तो मैं और नंदिनी SP के सामने बैठ गए जाके। हमने कहा पीटा जा रहा है उनको। वो NHRC के सामने आए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से NHRC आई है। मैंने NHRC की टीम को फोन किया कि कल जो आदिवासी आपके सामने बोल के गए हैं उनको पीट रही है पुलिस, बचाओ उनको। NHRC की टीम ने कहा नहीं, हमारा ये ड्यूटी नहीं है, हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने खाली इनके बयान रिकॉर्ड करने भेजा था, बाकी उनको बचाने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की है। और लोकल पुलिस ही पीट रही है, तो उनको पीटा दिन भर, पीट के लिखवा भी लिया, उनसे अंगूठे भी लगवा लिए कि हिमांशु और नंदिनी सुंदर ने हमसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया है, हमें तो पुलिस ने हमारा गांव नहीं जलाया। तो अगले दिन 4थी बार वो गांव जला दिया।
तो हमने कहा ये तो अब हमारे गांधीवाद पर ही हमला हो गया, तो क्वेश्चन मार्क बन गया कि गांधीवाद कोई इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो हमने कहा हम तुमको दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हमने पढ़ा था कि जब इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला करता है तो ब्रिटेन और अमेरिका के नौजवान लड़के लड़कियां जाकर फिलिस्तीनियों के सामने खड़े हो जाते हैं, टैंकों के सामने, इजरायली टैंकों के सामने और बंदूकों के सामने, और कहते हैं हमको मारो। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे नौजवान ब्रिटेन और अमेरिका के मारे गए हैं। उसको वो ह्यूमन शील्ड कहते हैं, मानव कवच। तो हमको वहां से प्रेरणा मिली, हमने कहा हम भी मानव कवच बनाएंगे। और हमने घोषणा कर दी कि ये जो आदिवासी जिनको पीटा गया है इनको हम वापस लाएंगे और इनके गांव में बसाएंगे। और मैंने मुख्यमंत्री को ओपन खत लिख दिया कि आप में हिम्मत है तो अब इस गांव को उजाड़ के दिखाओ। अब मैं इस गांव को बसा रहा हूं और मैं इन लोगों को वापस ला रहा हूं आंध्र प्रदेश से, और जो जंगल में छिप गए उनको भी वापस लाऊंगा और इन्हें बसाऊंगा। और वो मुझे याद है वो दृश्य आज भी कि आंध्र प्रदेश से हम लोग उनको जीपों में, उनका पूरा सामान परिवार कई जीपों में भरा हुआ था और सबसे आगे खुली जीप में मैं खड़ा था और दोनों तरफ ये सलवा जुलूम के गुंडे राइफलें लेके खड़े थे हमें मारने के लिए। और आगे आगे मीडिया की टीमें चल रही थी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कि कब इनको गोली मारी जाएगी। और हम पूरी हिम्मत के साथ हमने वो गांव तक लेकर आया आदिवासियों को, उनको जंगल से लाके बसा दिया। और उसके बाद फिर आसपास के गांव वालों ने हमसे कहना शुरू किया कि हमें भी बसा दीजिए। हमने कहा ठीक है बसिए, हम लोग हैं यहां पर। और हम उस गांव में 1.5 साल तक रहे। उन सभी गांवों में 40 गांव हम लोगों ने दोबारा बसा दिए। जो 650 गांव सरकार ने जलाए थे हमने 40 गांव दोबारा बसा दिए। और उसके बाद फिर सरकार ने फिर हमला किया। हम लोग क्या करते थे कि इन गांव में जिन लोगों को लेकर आते थे, चूंकि सरकार और फौजें इन लोगों को बाजार नहीं जाने देते थे ताकि ये चावल ना खरीद पाए, तो हमारे कार्यकर्ता और हम लोग आदिवासियों को बाजार लेके जाते थे अपने साथ। उनको चावल दाल सब्जी वगैरह खरीदवा के फिर उनके गांव तक छोड़ने जाते थे। ये हम लोग करते थे। जो 4 लड़कियां किडनैप हुई थी उन 4 में से 2 लड़कियों का हमने पता लगाया कि वो पुलिस ऑफिसर्स ने अपने घर में गुलाम बना के रखी हुई है। उन लड़कियों को हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने जासूसी और छुप करके गुरिल्ला तरीके से उन दोनों लड़कियों को रिहा करा दिया और चुपचाप ला करके उनकी फैमिली में गांव में दे दिया। हमारे गांव को, उस नेंद्रा गांव को जो सड़क आती थी, अगले दिन वहां पेड़ काट के डाल दिया गया। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि ये पेड़ तो नक्सली काट के डालते हैं पुलिस की गाड़ी रोकने के लिए। जब से हम इस गांव में आए तब से नक्सलियों ने तो आना बंद कर दिया था, तो ये पेड़ किसने काट के डाला? तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि उस लड़की के बाप ने डाला है ताकि पुलिस की जीप ना आ जाए उसकी लड़की को दोबारा उठाने के लिए। तो हमने वो किया और इसके बाद हमने वहां 40 गांव बसे। उसके बाद हमारे पास एक गांव है सामसेट्टी, उस गांव में 6 लड़कियों के साथ पुलिस ने गैंगरेप किया था और हमने वो मामला जब कोर्ट थाने में एफआईआर कराने की कोशिश की तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वो पुलिस वाले तो एसपी के पास बैठे, वहां थानेदार के पास बैठे हुए थे, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो हमने फिर कानूनन ये कहा जाता है कि अगर थाने में एफआईआर ना हो तो आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजिए। तो हमने एसपी को भेजा, एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कानून कहता है कि फिर आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए और कोर्ट हुक्म देगा पुलिस को। तो हमने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। सुधा भारद्वाज हमारी वकील थी इन लड़कियों की। सुधा भारद्वाज बिलासपुर से आती थी सुकमा कोर्ट तक, और जज भी बड़ा ईमानदार था। वो जज साइकिल पर आता था कोर्ट, और उस जज ने पुलिस वालों के खिलाफ वारंट निकाल दिए। तो पुलिस ने जवाब दिया कोर्ट में कि ये जो पुलिस वाले, आरोपी पुलिस वाले हैं, ये हमें मिल नहीं रहे, ये फरार है, जबकि वो थाने में रह रहे
नए गांव जला रहे हैं, नए बलात्कार कर रहे हैं। उनमें से एक एसपी का बॉडीगार्ड है और पुलिस कह रही है हमें मिल नहीं रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी, फरार है लेकिन ड्यूटी पे है। हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पे छपा। और इसी बीच चिदंबरम का जो होम मिनिस्टर चिदंबरम बन गए थे, और चिदंबरम का एक इंटरव्यू छपा था तहलका मैगजीन में। उसमें चिदंबरम से शोमा चौधरी पूछती है, उसकी जो संपादक थी, कि अगर आपको हिमांशु कुमार दंतेवाड़ा बुलाएंगे आदिवासियों की बात सुनने के लिए तो आप जाएंगे? तो चिदंबरम कहते हैं हां मैं जाऊंगा। जन सुनवाई उसको कहते हैं, पब्लिक हियरिंग। तो मुझसे कहा गया कि आप पब्लिक हियरिंग रखिए, चिदंबरम ने आने के लिए हां कर दिया। तो मैं दिल्ली गया, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग राहुल गांधी से मिले, चिदंबरम से मिले, और चिदंबरम ने हमसे कहा कि वो आएंगे। और 7 जनवरी 2010 की तारीख तय हुई पब्लिक हियरिंग के लिए। हमारा साथी कोपा कुंजाम, जिसने ये 40 गांव बसाए थे, वो हमारा आदिवासी साथी था कोपा कुंजाम। कोपा कुंजाम, मैं चिदंबरम से बात करके आया कि 10 जनवरी को आदिवासियों को बुला लीजिए, मैं आऊंगा और बात करेंगे। तो पहले तो मैंने चिदंबरम को एक सीडी दी। उस सीडी में ये जो लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, इनके बयान थे। और फिर एक गांव है गोमपाल, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मां की गोद में था, मां के सिर में चाकू मार दिया था। 8 साल की मौसी का गला काट दिया था, नाना का पेट फाड़ दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, एक आदमी था उसका पीनस का, ऐसे 16 लोगों को कत्ल किया था। उन लोगों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस सीडी में उन गांव वालों के भी बयान थे। उस बच्चे का भी वीडियो है कि वो रो रहा है, उसके हाथ कटा हुआ है। वो सीडी भी मैंने चिदंबरम को दे दी। तो चिदंबरम से मैंने कहा आपको छत्तीसगढ़ सरकार आने देगी? बोला अरे भारत के होम मिनिस्टर को कौन रोक सकता है, आप तैयारी करिए मैं आऊंगा। चिदंबरम ने वो सीडी चीफ मिनिस्टर को दे दी। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, चिदंबरम कांग्रेस का है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जो बलात्कारी पुलिस वाले हैं जिनके वारंट निकल चुके हैं, जिनको पुलिस कह रही है कि ये कोर्ट में आ नहीं सकते क्योंकि ये फरार है, उनके साथ पूरे 400 सिपाही, पूरा स्टेट फोर्स उनके साथ भेजी जाती है उस गांव में। और उन लड़कियों को दोबारा किडनैप किया जाता है और दोरनापाल पुलिस स्टेशन में जाके ला करके 5 दिन फिर से रेप किया जाता है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास शिकायत की है मैंने, वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर पीड़ित, और कोर्ट में केस है, वारंट निकल चुके हैं, फिर से किडनैप करवाता है, फिर 5 दिन गैंग रेप थाने के अंदर होता है। और मैं उसी दौरान चिदंबरम को फोन करता हूं, रेप चल रहा है, रुकवा दो। वो कहता है डोंट टॉक टू मी, टॉक टू ऑफिसर्स। मैं होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्या नाम था उसका, पिल्ले था, जीके पिल्ले को फोन करता हूं। जीके पिल्ले कहता है ठीक है मैं बात करता हूं, कुछ नहीं किया। डीजीपी से बात करता हूं, चीफ सेक्रेटरी पी जॉय वुमेन से बात करता हूं, उसका मैसेज अभी भी मेरे पास है और ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। पी जॉय वुमेन करता है झूठ फैलाना बंद करो, वो मुझे चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ मैसेज करता है झूठ फैलाना बंद करो। मैंने कहा थाने में रेप हो रहा है, रुकवा दो। दंतेवाड़ा एसपी को मैं बात करता हूं, कलेक्टर को बात करता हूं, कोई नहीं रुकवाता। और 5 दिन बाद उन लड़कियों को ला करके गांव के चौक पर पुलिस फेंक देती है और कहती है अब अगर हिमांशु से बात की तो पूरे गांव को आग लगा देंगे। 2 साल पहले हमारे 700 केस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2023 में डिसमिस कर दिए। उन केसेस में कौन से थे? सिन्ना गेलूर, पेदा गेलूर का 40 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया पुलिस वालों ने, 40 महिलाओं के साथ एक साथ।
कुन्ना गांव जहां महिलाओं के ब्रेस्ट निचोड़ कर यह देखा कि शादीशुदा हैं कि नहीं, वो केस, रेप के केसेस, 14 साल का लड़का अर्जुन, उसको पकड़ के माओवादी कह के जेल में डाल दिया, हम लोगों ने उसको जमानत पर रिहा कराया, वो घर गया, थानेदार गया और गोली से उड़ा दिया। वो केस, ऐसे 700 केस हमारे 3 महीने में डिसमिस कर दिए हाई कोर्ट ने, ह्यूमन राइट्स के सारे केस। और 2 साल पहले ये जो केस था जिसमें बच्चे का हाथ काट दिया था, 16 लोगों का कत्ल हुआ था, उसकी मां को मार दिया था, वो उन आदिवासियों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट आए थे। 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बचाने के लिए और पूंजीपतियों को बचाने के लिए उस केस में मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। मैं पेटिशनर हूं और कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे सुरक्षा बलों को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, यह बात सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चली? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच कराई? और जुर्माना किस बात का? कि हमने इंसाफ क्यों मांगा? वो तो हमारा फर्ज है, हक है हमारा। या तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो, कोई नहीं आएगा, लेकिन आप इंसाफ मांगने के लिए जुर्माना लगा दोगे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा 5 लाख, आप मुझे जेल में डाल दो। और मैंने नहीं दिए वो 5 लाख, लेकिन वो फैसला क्या कहता है? वो फैसला, उस फैसले में लिखा है, आप पढ़िएगा गूगल में डाउनलोड करके, हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, वो केस है, 95 पेजेस का है। उस डिसीजन में लिखा गया है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे जो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो जो सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों के खिलाफ कोर्ट में केस करते हैं, इन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, इनकी जांच करो और इनको सजा दो। मतलब अब अंबानी अडानी के लिए अगर आपका मकान या जमीन पर या खेत पर कब्जा किया जाएगा और आप रोकेंगे तो पुलिस आपको गोली से उड़ा देगी, और अगर आप कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ तो कोर्ट आपके ऊपर एफआईआर कर देगा, आपके परिवार वालों पर। और ये एक ही केस में नहीं हुआ है, मेरे वाले मामले को लेकर उसके बाद 2 और मामलों में जो भारत का एडवोकेट जनरल है तुषार मेहता, अभी बीजेपी का, वो 2 और मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि इनके ऊपर भी वैसा ही जुर्माना लगाओ जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया था। ये अब सुप्रीम कोर्ट की नजीर बन गई है कि अब जो भी फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और आपकी जांच होगी और आपको जेल में डाला जाएगा। अब पूंजीपतियों के लिए आपको गोली से उड़ाया जा सकता है। जो पहला हक है कि एक इंसान का जिंदा रहने का हक, राइट टू लाइफ, मैं जिंदा तो रहूं, वो राइट आपका खत्म कर दिया है। आपको अब गोली से उड़ा सकती है सरकार, आप कोर्ट में जाओगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। अभी कुछ साल पहले जयराम रमेश जब पंचायती राज मंत्री थे, तब वो 3 मूर्ति में एक मीटिंग में बोल रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। तो जयराम रमेश ने कहा कि माओवादी इतने हिंसक हैं, गांधीवादी लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते। तो एक महिला खड़ी हुई और उसने कहा कि आपको हिमांशु कुमार याद नहीं है, आपने कैसे उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला। तो जयराम रमेश बोला कि हाँ वो तो खैर सरकार से गलती हुई। मैंने कहा साहब मैं यहां बैठा हूं और मैंने कहा आप कह रहे हैं कि माओवादी बड़े हिंसक हैं, आप ये बताओ आजादी के बाद से आज तक आपने पूंजीपतियों के लिए कौन सा लैंड एक्विजिशन बिना बंदूकों की मदद के किया है? एक बता दो कि यहां आपने जमीनें ली पूंजीपति के लिए और वहां पर आपने सरकारी बंदूक यानी पुलिस या फौज नहीं भेजी है, पैरामिलिट्री नहीं भेजी है। जब आपका सारा विकास बंदूक के दम पर हो रहा है, आप कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हो? आपका पूरा विकास का मॉडल हिंसक है, वायलेंट है, आप अहिंसा पर हो रहे हो। और मैंने कहा जब कोई अहिंसा की बात करता है तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हो और फिर रोने लगते हो। ये जो सब दोस्तों हुआ,
छत्तीसगढ़ में सीबीआई की टीम पर अटैक हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी समर्थक कहा गया, जेलों में उसका जाना बंद कर दिया गया। एमएसएफ मेडिसिन एंड फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था जो सारी दुनिया में जाकर फ्री मेडिकल हेल्प दे सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको माओवादी संगठन क्या कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 2011 में सर्वा जुर्म के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, मैं यूनाइटेड नेशंस में गया 2011 में, वहां से जांच टीम आई। जब उसकी रिपोर्ट आई सरकार के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता जगदीश उपासने ने बयान दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादियों से मिला हुआ है। इतना ही नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है, एमएसएफ माओवादी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां एक बार 3 गांव जलाए गए 2011 में, कालमेटला, तिम्मापुरम और मोरपल्ली, और 5 महिलाओं से रेप किया पुलिस वालों ने। कल्लूरी था वहां पर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्वामी अग्निवेश गए जांच करने के लिए, कलेक्टर गया, कल्लूरी ने कलेक्टर के छाती पे पिस्तौल लगा के उसको वापस भगा दिया, और उसका जो वो राहत सामग्री ले गया था लुटवा दिया। स्वामी अग्निवेश गए, उन पर अटैक करवा दिया। सीबीआई की टीम जब भेजी सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए, तो कल्लूरी ने सीबीआई की टीम पर अटैक करवाया। सीबीआई की टीम ने अपनी जांच बचाने के लिए खुद को दोरनापाल के सरकारी गेस्ट हाउस में बंद कर दिया। बाहर से पुलिस ने तोड़ने की कोशिश करी बंदूक के बटों से दरवाजे को, सीबीआई की टीम ने कुर्सी मेजें लगा के दरवाजों को तोड़ने से रोका। फोन किया दिल्ली, हमको बचा लो, जान बचा लो हमारी। तो दिल्ली से फोन गया सीआरपीएफ के पास, क्योंकि सीआरपीएफ भी सेंट्रल एजेंसी है, कि सीबीआई की टीम को बचाओ, रेस्क्यू करके लाओ। सीआरपीएफ आई, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, पुलिस ने सीआरपीएफ पर गोली चलाई, सीआरपीएफ ने पुलिस पर गोली चलाई। सीबीआई की टीम को बचाकर सीआरपीएफ अपने बैरक में ले गई। उसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ के कैंप पर बम फेंके, सीआरपीएफ ने पुलिस के ऊपर बम फेंके, सड़कों पर बम चले उस दिन सरकारी सुरक्षा बलों के बीच में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है सीबीआई का, आपको मैं अभी दिखा दूंगा, नेट पर मौजूद है। सीबीआई पर अटैक हुआ, सिस्टम कोलैप्स कर गया। वहां की पुलिस सरकार पूरी तरह नंगी होकर बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हमारे एक जानते हैं उनको, वो झारखंड में सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर हैं, वो बताते हैं कि पूंजीपति हमें नोटों के भरे ट्रंक देते हैं कि ये अपने लड़कों में बांट देना, जो तुम्हारे सिपाही हैं उनमें बांट देना, ताकि रेप करते समय, हत्या करते समय, घर जलाते समय कोई हिचक ना रहे, उनको इतना पैसा मिल जाए कि वो बेहिचक ये काम कर सके। तो पूरी पुलिस, पूरी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है बेहिचक। ये जो हालत है दोस्तों, इसके बारे में 2 लोगों ने पहले चेतावनी दे दी थी, और हम ये मानते हैं कि उन दोनों के विचार आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, हाँ, अच्छा, डिस्टर्बेंस होती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग ले लेंगे। बस मेरा 10 मिनट बचा। दोनों ने इस बारे में चेतावनी दी थी, और हमें लगता है कि दोनों के विचार मुख्तलिफ थे, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे थे। ये जो हालत आपने देखी, यहां हमें पहुंचना ही था, क्योंकि हमने यहीं के लिए चलना शुरू किया था, और इस जगह हम पहुंचेंगे, ये चेतावनी 2 लोगों ने दे दी थी। उसमें से एक है भगत सिंह। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई थी
और वो लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा था। उस खत को कहा जाता है आखिरी खत, द लास्ट पेटिशन। उस खत में भगत सिंह लिखते हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधनों और मजदूर की मेहनत का फल लूटने के लिए उस पर एक सशस्त्र हमला किया है और यह लड़ाई अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई अंग्रेज भले ही चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब इसमें मेहनत कश अवाम की आखिरी जीत होगी। भगत सिंह का मशहूर वाक्य है, स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये चलता रहेगा। गांधी क्या कह रहे हैं? दूसरे जिन्होंने कहा वो थे गांधी। गांधी ने भी सेम बात कही है। हमें ऐसा लगता है दोनों के विचार अलग अलग थे, पर गांधी सेम बात कह रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास के मॉडल में यह माना जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सामग्री सामान है, ज्यादा बड़ा मकान बंगला है, ज्यादा कारें हैं, वो विकसित है। लेकिन अगर किसी के पास एक साइकिल है, कुटिया है, काम चलाऊ पैसा है, वो पिछड़ा हुआ है। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें। दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, इसमें कमजोर पिछड़ जाएगा। और गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने विकास के मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया को पर हमला करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार दुनिया में लड़ाइयां करते हैं। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा, भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस अंग्रेजी विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। भगत सिंह और गांधी दोनों कह रहे हैं युद्ध होगा, अपनी ही जनता से युद्ध होगा। आज हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री के सिपाही कहां हैं? वो आदिवासी इलाके में है। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने। वो गए हैं वहां प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने। किस लिए? ताकि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करने में किया जाए? नहीं, वो गए हैं पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने। और वो सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? वो वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? इस मुल्क की जनता के खिलाफ। वो वहां हत्याएं कर रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, वो सच्चाई को छिपा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस लड़ाई में वो सब कुछ है जो एक अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में होता है, और इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया। आप कभी जाकर देखिए आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, एक एक किलोमीटर पर एक एक हजार सिपाही पड़ा हुआ है हर गांव में। और ऐसा लगेगा आपको आप सूडान या अफगानिस्तान में आ गए हैं। काले कपड़े बंधे हुए, मशीन गने लिए हुए, जीपों में भरे हुए इधर से उधर सिपाही दौड़ रहे हैं। 200 मोटरसाइकिलें राइफलों से लदे हुए सिपाही, 2 सिपाही बैठे हुए हैं। आप खौफ जदा हो जाएंगे कि ये मैं कौन से देश में आ गया। भयानक 9 आदिवासियों पर एक सिपाही है वहां, लाखों सिपाही वहां उतार दिए गए हैं। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन बुरी खबर यह है दोस्तों, यह युद्ध फैलेगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद का लक्षण ही है कि वो फैलेगा, क्योंकि पूंजीपति को 2 चीजें चाहिए, प्राकृतिक संसाधन और मजदूर की मजदूरी। वो क्या करता है कि प्रॉफिट के लिए प्राकृतिक संसाधन को जल्दी जल्दी खोद कर खत्म कर देता है। तो नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
लेकिन वो सुधरता नहीं है। पूंजीवाद सुधरता नहीं है कि चलो मैं सस्टेनेबल यूज करूंगा, बच्चों के लिए भी बचा के रखना है, नहीं। वो नए इलाके पर कब्जा करता है, फैलता है वो, और यही वो श्रम के साथ करता है। पूंजीपति मजदूरी पर खर्च घटाता है ताकि प्रॉफिट बढ़ा सके, तो वो समाज का परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसका माल बिकना बंद हो जाता है, तो पूंजीवाद संकट में आ जाता है। लेकिन वो सुधरता नहीं है, वो फिर नए इलाकों पर जाता है। भारत का पूंजीपति भी आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। पूंजीपति का अगला निशाना भारत की एग्रीकल्चर है, और सबसे पहला हमला वही होगा जहां की एग्रीकल्चर सबसे बढ़िया है। आप सावधान रहिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए ये पूंजीवादी युद्ध आपके दरवाजे आएगा, और ये सिर्फ आपकी जमीनों पर कब्जा नहीं करेगा। ये एक तरफ जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोजगार खत्म कर रहे हैं। इस समय बेरोजगारी दुनिया में, भारत में आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। परमानेंट जॉब खत्म कर दी गई है, ठेका प्रणाली लागू है, मिनिमम वेजेस खत्म कर दिए गए हैं। बेरोजगारी आएगी, भयानक बेरोजगारी, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आपके पास रोजगार नहीं रहेगा। और तीसरा काम जो ये कर रहे हैं कि बैंकों में जो गरीबों का पैसा रखा हुआ है उसको लूट कर भाग रहे हैं। बैंक धड़ाधड़ खाली हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं बैंक। तो आपके पास ना जमीन बचेगी, ना रोजगार बचेगा, ना बैंकों में पैसा बचेगा, आपको पूरी तरह तबाह किया जाएगा। और इस योजना पर ये खुलेआम काम कर रहे हैं, कोई छिपा नहीं रहे, लेकिन आपकी नजर न पड़े उधर, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान के खेल में फंसाया जा रहा है। औरंगजेब की खबर खोदो, मुसलमानों के मस्जिदों पे जाके भगवा झंडे लगाओ, मुसलमानों से लड़ो, कीर्तन भजन कीर्तन करो, धर्म में डूब जाओ, अंधविश्वास में डूब जाओ, उसमें आपको डुबाया जा रहा है। और ये जो पूंजीवादी फासिस्ट हमला है, इसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए और आप मिलकर इसका मुकाबला न कर पाए, इसलिए आपके ऊपर एक संगठित प्रोजेक्ट के तहत हमला किया जा रहा है आपकी चेतना पर। तो इसको कैसे रोकेंगे? ये जो खतरा आ रहा है, अपने बच्चों के लिए ये जमीनें कैसे बचाएंगे, रोजगार कैसे बचाएंगे? हमारे बच्चे मोहब्बत नहीं कर सकते आज, अगर वो मोहब्बत कर ले तो कत्ल कर दिया जाता है। हिंदू मुसलमान प्यार कर ले, कत्ल कर देते हैं। कोई जाति, एक दो जातियों के बीच, छोटी बड़ी जाति के लड़के लड़की मोहब्बत कर ले, उनका कत्ल किया जाता कर दिया जाता है। ये दुनिया ऐसी नहीं रहने देंगे कि जिसमें नौजवान मोहब्बत भी कर सकें। तो ये दुनिया में नौजवान मोहब्बत कर सकें, हमारे बच्चे खेती कर सकें, जी सके इस दुनिया में, कैसे बनानी है, कैसे बचानी है इन लोगों से, बहुत चिंताजनक हालत है। और मैं चूंकि राजनीति का असली खेल जिस जगह चल रहा है वहां काम करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मुझे पता है कि इस समय हमारे देश की राजनीति का असली काम क्या चल रहा है और वो आगे भविष्य में क्या करने वाली है। इसलिए मुझे लगता है, मैं बहुत बेचैन हूं कि मैं देश भर में बात करूं इस बारे में कि आप सावधान हो जाइए, अगला हमला आप पर होने वाला है। तो दोस्तों, यही मुझे कहना था। और जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि माओवादियों के ऊपर इसलिए हमला है क्योंकि उन्होंने बंदूक उठाई, तो मैं यही कहना चाहता था कि मैंने बंदूक नहीं उठाई थी। मैंने वही सब किया जो इस देश की सरकार कहती है कि हमें करना चाहिए, अदालत आओ, न्याय मांगो, मैंने वही किया। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, अदालत ने क्या किया, उसके आधार पर हम ये पूछ सकते हैं सरकार से कि आखिरकार आपने अहिंसक लोगों पर भी हमला क्यों किया? आखिरकार आप आपने आदिवासी के लिए क्या रास्ता छोड़ा है? वो अगर नक्सली उसके बीच आते हैं काम करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, तो आप उन पर हमला करते हैं। कोई गांधीवादी अगर उनको कोर्ट लेकर आता है तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की, 2010 में मुझे तड़ी पार कर दिया गया। तो सरकार से हमें पूछना चाहिए कि आखिर हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप काम करेगा या नहीं करेगा, या हमें एक नया सेटअप बनाना पड़ेगा। और मैं देश के सामने यही सवाल रखना चाहता हूं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट न्याय देगा, लेकिन मैं उसे एक्सपोज करना चाहता था। और मैंने जो 700 मामले आपको बताया, कोर्ट एक्सपोज्ड हो गए।
भारत की जुडिशरी आम इंसान को न्याय नहीं देगी, ये सरकार न्याय नहीं देगी। अब हमें सोचना है कि क्या यही सिस्टम को हम ऐसे चलने देंगे? क्योंकि ये सिस्टम जो चलेगा, जो आज अमित शाह कह रहे हैं कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि अगर ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा तो भले ही आज के नक्सलाइटों को वो मार दें, लेकिन वाद नहीं मरेगा, नक्सलवाद नहीं मरेगा। अगर जुल्म रहेगा तो बागी पैदा होंगे, बगावत होगी, शांति नहीं आ सकती। जुल्म के रहते हुए अमन नहीं आ सकता, ये लिख कर रख लीजिए आप। अगर जुल्म रहेगा, और ये जुल्म को मिटाने की कोई इनके पास योजना नहीं है कि हम मुल्क में से जुल्म खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे यहां बुलाने, वक्त देने और शांति से बात सुनने के लिए। जैसा बूटा सिंह जी ने कहा कि हम लोग बात